मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज दो तीन अहम खबरों का तस्करा होगा, उनके नए पहलू हम आपको बताएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा जो चल रहा है, सबकी नज़र वो 77 मखसूस नशस्तें कि वो पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या नहीं, और कोर्ट का स्टे आर्डर भी आ गया। उन नशस्तों का ताल्लुक सदारती इंतखाबात जो परसों होने जा रहे हैं उनसे तो है ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर उन नशस्तों का ताल्लुक सेनेट के जो आइंदा इंतखाबात होंगे उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यूं कहें कि ये सेनेट और सदारती इंतखाबात ये तो हो जाएंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर पूरी हुकूमत, पूरी पार्लियामेंट उन नशस्तों पे कैसे इन्हिसार करती है, उन नशस्तों से कौन कौन क्या हासिल करना चाहता है, वो अहम पहलू जो है उसके मतलब हम आपको आगाह करेंगे आज की रिपोर्ट में। और बाकी देख रहे हैं कि पंजाब कैबिनेट भी बन गई, केपीके में भी बन गई, और वफाक में भी बनने जा रही है। बलूचिस्तान और सिंध की काबीना की तश्कील में ताखीर क्यों, और आपको बताएंगे कि कैबिनेट के लिए, सूबाई कैबिनेट के लिए लॉबिंग में कौन कौन, और होम डिपार्टमेंट की अहमियत क्यों बढ़ गई है। और ऐसे में आप भी चेहरे देख रहे होंगे कि सब पूरी उम्मीद, लेकिन साथ ही साथ सब नाउम्मीद क्यों हैं। और आगा सिराज दुरानी साहब जो आसिफ अली जरदारी के दरीना दोस्त रहे हैं, लेकिन उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे कि अब उनके लिए वो पुराने दौर वाली पोजीशन नहीं रही। मिनिस्ट्री भी मिलती है या नहीं, अगर मिलती है तो वो कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें मिल सकता है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जैसे नाजरीन आपको इंट्रो में बताया कि मखसूस नशस्तों की अहमियत वो सदारती इंतखाबात के लिए भी है, जरूर है। और सदारती इंतखाबात की जो गेम है, आसिफ अली जरदारी साहब जब खुद उम्मीदवार हो, वो औरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। वजीर आजम का इंतखाब कैसे हो गया, बाकी कैसे हो गया, तो वो दायरे गेम किस तरह पूरी करते हैं नंबर गेम में, उसमें तो ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जहाँ तक सदारती इंतखाबात का ताल्लुक है तो नंबर गेम पूरी है। ये जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं कि 345 का हादसा पूरा हो गया है, ये 345 नहीं है, हम आपको बताएंगे कि उससे कहीं आगे हैं। और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी, पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं के बगैर भी वो नंबर गेम पूरी। और मौलाना फजल रहमान साहब वो तो जाहिर है वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उसका एक सबब ये है कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ना कह दी, वजीर आजम के लिए वोट ना दिया, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत के लिए कैसे वोट देंगे। 27 वोट है, उनकी भी बड़ी अहमियत है। लेकिन जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि 2/3 की मेजॉरिटी से कामयाब होना, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन नंबर गेम पूरी है। आपको पहले भी आगाह किया था कि कौमी असेंबली और सेनेट का एक एक वोट काउंट होता है, और बलूचिस्तान असेंबली का भी एक ही वोट काउंट होता है। बाकी असेंबलियों के भी 65% के हिसाब से वो आपको अभी शराब बता चुके हैं कि वो वोट इस तरह जो है काउंट होते हैं। टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं वो 696 हैं। लेकिन इस वक्त 5 नशस्तें खाली हैं कौमी असेंबली की, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कामयाब हुए थे 2 नशस्तों पे, वो खाली। और मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी कौमी असेंबली की सीट नहीं रखी। और आपको बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी 2 नशस्तों से कामयाब हुए थे, उन्होंने भी कसूर वाली सीट खाली कर दी। और अली अमीन गंडापुर साहब, वो उन्होंने भी एमएनए की नशस्त नहीं रखी, और एक नशस्त पे वो एक इंतकाल की वजह से उम्मीदवार के वो इंतखाबात हुए ही नहीं थे। तो 5 तो ये इलेक्टोरल कॉलेज से वो कम हो गए वोट। और 6 सेनेट की नशस्तें भी खाली हैं जिन पे ज़मीनी इंतखाबात होना है। और ये जो मखसूस नशस्तें हैं, इसमें क्या है, इसमें तो 23 नशस्तें आ जाती हैं कौमी असेंबली की, जिनमें 3 अक़लियतों की और 20 खवातीन की। तो ये वोट भी तकरीबन समझें 34-35 वो कम हो गए इलेक्टोरल कॉलेज से। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब बड़े तकड़े हैं, वो इस चीज़ को नहीं रखेंगे कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज कम हो गया है 338 या 340 वोटों से कामयाब हो, नहीं, वो जो फिगर बनती है 349, वो उससे भी ज़्यादा उन्होंने नंबर गेम पूरी कर ली है। और इसमें अगर मुत्तहिदा को देखा जाए तो उनके भी 39 वोट बनते हैं सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में। लेकिन उसके बगैर भी 376 वोट जो हमने वर्किंग की है वो तो उनके पूरे हैं, वो उनकी नंबर गेम है। ये जो मखसूस नशस्तें थी वो तो तकसीम कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने, फिर पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया। उनसे क्या हो रहा था, उससे सदारती वोट
35 बढ़ रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब के जी सूबाई असम्बलियों में भी और 21 कौमी असम्बली में भी, क्योंकि जो मखसूस नशस्तें उनमें 2 तो JUI फेक हो जा रही थी, उनको उन वोटों को तो उन्होंने काउंट नहीं किया था, लेकिन इन 35 वोटों के अलावा भी नंबर गेम पूरी है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो उन्हें भी वोट देना पड़ेगा और वो भी मान गए हैं, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देंगे। तो यूं समझे कि 415 तक तो ये गेम पहुंच चुकी है, जो ज्यादा से ज्यादा मतलूब वोट वो 349, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वो थोड़ा मसला आ रहा है, लेकिन ये खुफिया वोटिंग होती है, इसमें कुछ भी हो सकता है। 2/3 मेजॉरिटी भी वो आसिफ अली जरदारी साहब को मिल सकती है, वो तो बन जाएंगे सदर। और बाकी आपको जैसे बताया कि मखसूस नशस्तों की सेनेट के जो इंतखाबात होंगे, ये ज़मीनी इंतखाबात तो जो हो रहे हैं वो तो शायद ही जीत जाएंगे, लेकिन जो 48 खाली नशस्तों का इंतखाब होगा उसमें इनकी बड़ी अहमियत है। अगर ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI कहें उन्हें नहीं मिलती तो फिर इनकी सीटें KPK से भी कम हो रही है और पंजाब से भी। और अगर ये सीटें मिल गई जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बाकी जमायतों में तकसीम कर ली थी, तो फिर आप इससे अंदाजा लगाएं कि KPK की जो 11 नशस्तें खाली होनी है उनमें 2 नशस्तें अपोजिशन को जाएगी, जनरल नशस्तें, बाकी दोनों खवातीन और दोनों टेक्नोक्रेट और 5 जनरल नशस्तें वो PTI की पक्की हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें। लेकिन अगर ये सीटें नहीं मिली, वहाँ भी तकरीबन 25 मखसूस नशस्तें हैं, तो फिर वो तादाद अपोजिशन की बढ़ जाएगी, जो इस वक्त 30 है, उन्हें तो मखसूस नशस्तें भी मिल चुकी है KPK असेंबली में, तो वो हो जाएगी 55। तो उससे ये होगा कि फिर PTI सिर्फ 5 सेनेटर मुंतखब करा सकेगी, क्योंकि उसमें फिर खवातीन और टेक्नोक्रेट की एक एक सीट भी अपोजिशन को जाएगी और तकरीबन 3 सीटें बाकी भी, तो यूं समझे कि 6 सीटें वो जीत सकेंगे या 6-7 सीटें, बाकी 4-5 सीटें वो अपोजिशन को चली जाएगी। और यही पोजीशन पंजाब असेंबली की है, वहाँ भी तकरीबन 24 नशस्तें खवातीन की मखसूस और 3 अदर्स मेरे ख्याल में ये अक़लियतों की, वो 27 नशस्तें भी अगर इत्तेहादियों को मिल गई या नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को, तो फिर सेनेट इंतखाबात में PTI सिर्फ 2 जनरल नशस्तों तक महदूद रहेगी, वरना उनकी वहाँ भी 5 नशस्तें बन रही हैं, 12 में से 7 वो नवाज लीग की पक्की हैं और सिंध में बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ मामला साफ है सेनेट का। तो सेनेट में भी उन नशस्तों की अहमियत है, लेकिन जो असल बात आपको बताएं कि पूरी पार्लियामेंट का इन्हिसार इस पे, पूरी हुकूमत का इन्हिसार इन नशस्तों में, उसमें जहां तक सूबाई असेंबलियों की नशस्तों का ताल्लुक है वो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसका इम्पैक्ट आपको जैसे बताया कि सेनेट और सदारती इंतखाबात पे, लेकिन अब उस पर स्टे आ गया, सदारती इंतखाबात तो इसके बगैर ही हो जाएंगे। लेकिन जो कौमी असेंबली की 23 नशस्तें हैं, 20 खवातीन की और 3 अक़लियतों की मखसूस नशस्तें, उसका इन्हिसार हुकूमत पे कैसे है आपको आगाह करें कि इस वक्त कौमी असेंबली में इत्तेहादियों की फिगर क्या बन रही है, 201। अगर 23 ये नशस्तें 2 चली गई मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को, बाकी 21, तो ये फिगर हो गई कितनी, 222 नशस्तों की। और जो आपको बताया कि 5 नशस्तों पे ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, उनमें से जाहिर है कि कंबर शहादत कोट वाली नशस्त वो तो पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर लेगी और बाकी लाहौर वाली नशस्त पे बड़ा दंगल लगेगा और कसूर से मियाँ शहबाज शरीफ जीत गए। अगर 2 नशस्तें भी हुकूमत ने ज़मीनी इंतखाबात में जीत ली तो फिर वो फिगर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 224 मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा भी। तो 224 का मतलब क्या कि 2/3 मेजॉरिटी कौमी असेंबली में हुकूमत ये चाहती है, ये इसके पीछे सारे हकायक हैं, अवामिल हैं। वो 2/3 मेजॉरिटी क्यों? क्योंकि आईनी तरमीम, वो 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकते। और हो सकता है कि ये मीठी ईद उल फितर के बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब भी, वो भी वापस आ सकते हैं। मजलिस शूरा, उनके शूरा का इजलास होगा, फिर कहेंगे कि हाँ हमने जो है फैसला किया है, किसी न किसी तरह वो भी हिस्सा बन सकते हैं आईनी तरमीम का। और आईनी तरमीम ये PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर हुकूमत करना चाहती है, क्योंकि इनका अगर साथ होगा तो फिर कुछ तरामीम उनकी भी करनी पड़ेगी, जिसमें बानी PTI का मामला भी और भी जो 9 मई के केसेस, ये वो सारा मामला वो भी शामिल है। उनके बगैर वो आईनी तरमीम वो अपनी मर्जी से फिर होंगी। और उसमें आईनी तरमीम कौन, उनमें इंतखाबी इस्लाहात भी हैं, अदालती इस्लाहात भी हैं, ये जो हम देख रहे हैं कि जजों की मुकर्ररी तकर्री और ये क्या क्या मसाइल चले थे, और उसमें पुलिस इस्लाहात भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के इस्लाहात भी हैं,
اور उसमें तालीमी इस्लाहात भी हैं और सबसे बढ़कर उसमें जो मुआशी इस्लाहात जिसकी बदौलत मुल्क इस नहज पे आके पहुंचा है वो भी हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2/3 अक्सरियत इस गवर्नमेंट को चाहिए, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के बगैर तब जाके मामला आगे बढ़ेगा, वरना तो तरमीम नहीं हो सकती आइन में 2/3 अक्सरियत के बगैर। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस गवर्नमेंट के लिए इसके लिए ये जो निशस्तें आपको बता रहे हैं इनका मसला ये है। और थोड़ा बहुत ये भी कुछ जराए से जो खबरें मिल रही थी कि पीटीआई को ये मखसूस निशस्तें अगर ये मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उससे जाहिर है फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले तो कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, फिर खवातीन की मखसूस निशस्तें वो क्या लिस्ट बनेगी, जाहिर है उसमें डॉक्टर यास्मीन का भी नाम आएगा। और जो 9 मई के केसेस में मुलवस हैं खवातीन पीटीआई की, जाहिर है उनको भी वो कहेंगे कि मैंने एमपीए उनको भी बनाए, तो ये भी थोड़ा मामलात है। और अब आपको बताएं कि सिंध काबीना में क्या हो रहा है और काबीना क्यों नहीं बन रही है, तो उसके लिए सबसे पहले बता दें कि सिंध काबीना का मामला इसीलिए रुका हुआ है इन्होंने कि सदारती इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद कैबिनेट का वजूद अमल में आएगा। इस वक्त तमाम तर तवज्जो इसी पे है और आज सिंध असम्बली का इजलास भी हुआ, उसमें कुछ नए मेंबरान ने हलफ भी उठाया, वो भी जाहिर है अब इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन गए सदारती इंतखाबात के लिए। तो हमें जो लग रहा है कि ये सिंध काबीना वो तकरीबन 11 मार्च तक या पीर तक वो हलफ ले सकती है सदारती इंतखाबात के बाद। अब आपको बताएं कि उसमें लॉबिंग क्या हो रही है। ख्वाहिशमंद तो सभी हैं, लेकिन जैसे बताया कि होम डिपार्टमेंट, अब होम डिपार्टमेंट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ, सुहेल अनवर सयाल साहब भी होम मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद सूबाई महकमा दाखिला का कलमदान वो वजीर आला सिंध के पास ही रहा है। अब उस पर नजर किसकी है? अब चाहते हैं नासिर हुसैन शाह साहब के बल्दियात भी मिले और बल्दियात के साथ होम डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो भी हो। और यही ख्वाहिश इम्तियाज शेख साहब की भी है कि एनर्जी या कोई और डिपार्टमेंट तो मिले लेकिन होम डिपार्टमेंट भी हो। और यही ख्वाहिश शर्जील इनाम मेमन साहब की भी है, जिन्हें ज़्यादातर इम्कान तो ये है कि इतलात और ट्रांसपोर्ट के महकमे वही जो पुराने थे वो उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन उनकी नज़र भी है कि होम डिपार्टमेंट क्यों कि तमाम पुलिस ये सारी इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया वो वही कंट्रोल करता है होम डिपार्टमेंट। और हमें जो लग रहा है, जो इम्कान है कि ज़रूरी नहीं कि किसी और मिनिस्टर को मिले, ज़्यादातर इम्कान ये है कि मुराद अली शाह साहब अपने पास ही रखेंगे। और बाकी जो लॉबिंग चल रही है कि कौन कौन क्या क्या मिनिस्ट्री, हमने अपने जराए से जब मालूमात थोड़ी बहुत ली तो उसमें ये बात भी सामने आई कि सुहेल अनवर सयाल साहब की नज़र तो जाहिर है वो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट पे होगी, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, खरबों रुपए की वहाँ डेवलपमेंट बजट। और सईद गनी साहब वो लेबर के मिनिस्टर पहले भी रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें वही महकमा मिले। और बाकी कुछ 2 खवातीन भी, उनकी भी एंट्री हो सकती है सूबाई काबीना में, वो रेहाना लिगारी साहिबा भी हो सकती है जो पहले डिप्टी स्पीकर रही है, और तंजीला उम्मे हबीबा वो भी हो सकती है। लेकिन उन्हें क्या देंगे? उन्हें ये वुमेन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स और इस्तनोयत के जो है डिपार्टमेंट उनको अलॉट होंगे। और आपको जैसे बताया कि आगा सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर थे उनकी नज़र भी इस पे है कि महकमा बल्दियात का कलमदान उन्हें मिले। लेकिन आपको आगाह करते चले कि आगा सिराज दुरानी साहब के लिए वो पुराना दौर नहीं रहा। ये मामला क्या है? ये मामला है कि जब पीटीआई की हुकूमत के दौरान सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की बात हो रही थी तो उस वक्त आगा सिराज दुरानी साहब ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ किया था। वो एक आइडियो वाइडियो का थोड़ा मामला था कि इस पे पीपल्स पार्टी की क़यादत की वो नाराजगी ज़ाहिर है वो तो बनती है, वो मामला ही ऐसा था, वो आइंदा किसी व्लॉग में बताएंगे। और मुकेश कुमार चावला ज़ाहिर है उसका पसंदीदा महकमा वो एक्साइज एंड टैक्सेशन, फूड तो हो सकता है कि नाम ले। और मेरे ख्याल में एक और अक़लियती मेंबर भी हिस्सा बनेंगे, ज्ञान चंद ईसरानी साहब। अब उन्हें देखें कि मिनॉरिटी अफेयर्स का महकमा मिलता है या फूड डिपार्टमेंट भी उसे मिलता है। और मुकेश कुमार चावला की जो कोशिश ये है कि फूड डिपार्टमेंट अगर उन्हें ना मिले तो फिर तैमूर टालपुर साहब को मिले या इमदाद पिताफी को मिले ताकि वो ही चलाते रहें। लेकिन आखिर में आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या मैसेज दिया है, क्या अहकामात जारी किए हैं वजीर आला सिंध साहब को कि ठीक है ये तो मुशावरत से हो जाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर को कौन से डिपार्टमेंट का देना है उसका फैसला वो अकेले ही करेंगे कि किस किस मिनिस्टर को पोर्टफोलियो कौन सा हो। अब इसमें सब पुरुमीद भी हैं और सब
नाउम्मीद भी हैं क्योंकि वो फैसला आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पास रखा है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।